जय हिंद। ये वीडियो आपको ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके इसमें से लगभग 10 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग दोनों तीनों तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो ये चैप्टर आपका जो है से ये चैप्टर 9 है, जो ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 9 है। और चैप्टर का नाम याद रखिएगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि का उपाय। ठीक है, यानी खाद्य उत्पादन का मतलब समझते हैं, जो खाने वाले चीज होते हैं उसके उत्पादन में कैसे वृद्धि करेंगे, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा में चर्चा है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है हरित क्रांति। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है से संख्या बढ़ते जा रहा है, और संख्या बढ़ने के कारण जो है से क्या होगा, आवश्यकता भी बढ़ेगी। तो पहले कम संख्या था तो इससे काम चल जाता था, लेकिन जब जनसंख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा तो आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होने लगी। जो परिवार में कभी 1 केजी चावल में हो जाता था, अब जो है से 5 केजी में होगा। तो जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकता बढ़ती है। तो इसी के लिए वैज्ञानिकों ने एक क्रांति दिया था जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, तो कृषि के विभिन्न माध्यमों तथा हाइब्रिड के प्रयोग से, जो हाइब्रिड बीज होता है उसके प्रयोग से, याद भी करना और समझना में, कृषि के विभिन्न माध्यम तथा हाइब्रिड के प्रयोग से गेहूं के उत्पादन में, किसके उत्पादन में दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में एकाएक जो वृद्धि किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है से गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो गेहूं से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको आएगा कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है से भारतीय हरित क्रांति का जो है से क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कहा जाए कि विश्व का किसे कहा जाता है, विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन क्या याद रखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है से विश्व के भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो विभिन्न माध्यमों से तथा हाइब्रिड के प्रयोग से जब गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किया जाता है तो इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व के जो हरित क्रांति के जनक उसे किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला समझना क्या है, गेहूं के कुछ उन्नत किस्म का नाम पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, हिमगिरी जो हो गया, पूसा लार्मा हो गया, कल्याण सोना, सोनालिका और लार्मा राजो, ये सब जो है से किसका उन्नत किस्म है, तो गेहूं का उन्नत किस्म है। इसके हाइब्रिड बीज जिसे कहते हैं ना, वो तो आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। हिमगिरी आप इसमें से ज्यादा याद रखिएगा, सोनालिका और कल्याण सोना, ये सब आपको हिमगिरी, ये वाला बहुत ज्यादा पूछेगा ये। और ये याद रखिएगा, हिमगिरी, पूसा लार्मा, कल्याण सोना और सोनालिका और लार्मा राजू, ये सब जो है से किसका उन्नत किस्म है, तो गेहूं का। अब देखिए दोस्तों, चावल के उन्नत किस्म याद रखिएगा। चावल के कौन कौन उन्नत किस्म होते हैं, तो बासमती चावल होता है और TR-36 जो होते हैं चावल, ये क्या होते हैं, चावल के उन्नत किस्म होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, श्वेत क्रांति। आइए श्वेत क्रांति के बारे में समझते हैं। ये श्वेत क्रांति क्या है, तो देखिए श्वेत मतलब क्या होता है, उजला। और उजला क्या होता है दोस्तों, तो जानते हैं उजला क्या होता है, दूध। तो दूध के उत्पादन में जब वृद्धि किया जाता है एकाएक, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। देखिए, वैसा क्रांति जिसमें मवेशी के मदद से दूध के उत्पादन में या पैदावार में वृद्धि किया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति कहते हैं। सीधे याद रखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध के उत्पादन से है। दूध में अगर पहले कम दूध हो रहा था और गाय को हम ज्यादा मात्रा में उसको पोषण दे दिया और दूध बहुत ज्यादा होने लगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का पिता कहा जाए तो किसे कहेंगे, नॉर्मन कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें। अब हम लोग देखते हैं कि गाय के किस्म कौन कौन होते हैं जो श्वेत क्रांति का आती है। तो देखिए, गाय के उन्नत किस्म, तो गाय के उन्नत किस्म याद रखिएगा, कृष्णा हो गया, साहिवाल हो गया, खिलारी हो गया, सुनंदनी हो गया और जर्सी। ये बहुत ज्यादा जो है से आपको जो है से दूध देने वाली गाय का नाम है। ठीक है दोस्तों, दूध देने वाली गाय का नाम है। सबसे ज्यादा दूध देती है जर्सी, दिन में 3 टाइम दूध देती है और एक टाइम में 20 लीटर देती है दोस्तों। तो 20 × 3 कर दीजिए,
तो एक दिन में 60 लीटर नहीं हो, कम से कम तो 40 लीटर जरूर देगा दोस्तों। अगर 40 लीटर दे रहा है, अगर आप लोग जो है से मुश्किल से आप 40 लीटर में 40 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो आप समझ में आ रहा है, एगो अगर आप जर्सी पाल लेते हैं तो 4 का 1600 रुपया आपको मिल जाता है। ठीक है, 1600 रुपया एगो जर्सी को पालिएगा तो मिलेगा। अगर आप इसके जगह पर 10 गो जर्सी पाल लिए तो आपको समझ में आ रहा है, सीधे आपको 16,000 एक दिन का ही बेनिफिट है, 16,000। 30 दिन का अगर कहा जाए कितना होगा, तो 30 में गुना कर दीजिए, तो 30 में गुना कीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा है, 16×3=48, 4,80,000 रुपया महीना कमाइएगा। ठीक है ना, मात्र 30 गो गाय से, 10 गो गाय से। तो आप याद रखिए, गाय के उन्नत किस्म कौन है, कृष्णा, साहिवाल, खिलारी, सू, नंदनी और जर्सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भैंस के उन्नत किस्म देखते हैं। भैंस का उन्नत किस्म कौन कौन होता है, मुर्रा, छोटा रागपुरी, है ना, याद रखिएगा। जफराबादी जो हो गया और बांदवारी जो हो गया, ये सब क्या है, भैंस के उन्नत किस्म। अब आगे हम लोग देखते हैं भेड़ के उन्नत किस्म क्या क्या होते हैं। तो भेड़ का होता है नुबियन होता है और बखरावाल होता है, ये सब किसका है, तो भेड़ का उन्नत किस्म है। ठीक है दोस्तों, आप इस सबको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अब देखिए बकरी के कुछ उन्नत किस्म याद रखना है। जमुना जमुनापरी और उसके बाद राजस्थानी और बेंगल, ये सब बकरी के उन्नत किस्म है। तो आप इसमें से याद रखिएगा जमुनापारी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्रांति देखते हैं, नीली क्रांति। तो देखिए नीला का संबंध किससे है, जल से। और जल में क्या पाया जाता है, मत्स्य पाया जाता है, मछली पाया जाता है। तो जो भी जलीय जीव है उसकी संख्या में जो वृद्धि होगा, जैसे मछली की संख्या में वृद्धि कर दिए, एक गो पोखर में पहले 100 गो मछली पालन पोषण होता था, उसके जगह 1000 कर दिए, तो उसको हम लोग कौन क्रांति कहेंगे, नीली क्रांति कहेंगे। तो देखिए इसका लिखा हुआ, वैसा क्रांति जिसमें मछलियों के उत्पादन से संबंधित होता है, मतलब ऐसा क्रांति जो किससे संबंधित हो, मछलियों के उत्पादन से संबंधित होगा, उसी को नीली क्रांति कहा जाता है। इसमें एकाएक मछली के उत्पादन में जो होता है क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं नीली क्रांति कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, कतला हो गया, रोहू हो गया, इत्यादि सभी मछली जो है ऐसे, ये कौन क्रांति हो जाएगा, तो नीली क्रांति हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर क्रांति समझते हैं क्या है। वैसा क्रांति जिसमें अंडा के उत्पादन में जो है से वृद्धि होता है, जिसमें अंडा के उत्पादन में वृद्धि होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर क्रांति, और सिल्वर क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो सिल्वर क्रांति, सिल्वर जैसा कौन अंडे ना होता है, तो आप याद रखें अंडा के उत्पादन में जो वृद्धि होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर क्रांति। अब आइए हम लोग देखते हैं साहिवाल, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साहिवाल किसका नस्ल है, तो आप याद रखिएगा गाय का। भारत में आलू शोध संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा भारत में आलू शोध संस्थान जो है से कहाँ है, शिमला में है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा कटक में जो है से चावल शोध संस्थान है। कटक कहाँ पर पड़ता है, तो ओडिशा में, याद हो जाएगा। भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो कटक में है, ओडिशा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जंतु कृषि कर्म के जगह यहाँ फॉर्म है, फॉर्म याद रखिए, यहाँ फॉर्म, फॉर्म आप लोग जानते हैं मुर्गी फॉर्म ये सब होता है ना। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जंतु कृषि फॉर्म क्या है। देखिए जंतुओं जानवरों का व्यवस्था तथा उनके संख्या में वृद्धि को ही जंतु कृषि फॉर्म कहा जाता है। जंतु कृषि फॉर्म मतलब एक ऐसा हाउस होता है जिसमें क्या किया जाता है, जानवरों को इस व्यवस्था में रखा जाता है ताकि उसकी संख्या में वृद्धि किया जा सके, उसकी संख्या में क्या किया जाए, वृद्धि किया जा सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं जंतु कृषि फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध का उत्पादन, मछली का उत्पादन, हड्डी चूर्ण का उत्पादन, ये सभी क्या है, एक जंतु कृषि फॉर्म है। अगर आप दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो बहुत सारे मवेशी को रखिएगा साथ में, मछली का उत्पादन कर रहे हैं तो तालाब में बहुत सारा मछली रखिएगा, तो ये सभी क्या है, जंतु कृषि फॉर्म है। ठीक है, ये ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जंतु प्रजनन किसे कहते हैं। तो देखिए जंतु प्रजनन का मतलब संख्या में वृद्धि कराना। तो देखिए जंतुओं का चयन कर लेना, जंतुओं क्या कर लेना, चयन कर लेना, और उसके बाद जब उसको आपस में क्रॉस कराया जाता है, जंतुओं को चयन करके उसको आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो इसके बाद जो उच्च नस्ल वाले जो है से जंतु जब प्राप्त होता है, निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जंतु प्रजनन। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, जंतुओं का चयन कर लेंगे और उसके बाद उस दोनों को आपस में क्रॉस करा देंगे, उसके सहायता से एक उच्च नस्ल वाले यानी उससे भिन्न वाले जो है से
जीव जंतु प्राप्त होंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जंतु प्रजनन। तो इसको याद रखिएगा, जंतुओं को चयन के बाद जब क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद उच्च नस्ल वाले जंतु का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंतु प्रजनन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। जंतुओं के प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं? तो जंतुओं के प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अंतः प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन का मतलब समझिए, जब सेम जाति के, जैसे कि अगर गाय है तो गाय के ही जाति के, मतलब उसी के वंशज से जो है से रिएक्शन करा दिया जाए, फर्टिलाइजेशन किया जाए, तो उसे अंतः प्रजनन। अब बाह्य प्रजनन मतलब अलग अलग प्रजाति, जैसे घोड़ा हो गया और गधा हो गया, ये दोनों का अलग अलग प्रजाति है और इसमें आपस में रिएक्शन करा देंगे तो ये बाह्य प्रजनन। यानी सेम जंतुओं के बीच में निषेचन की क्रिया होता है तो अंतः प्रजनन। अलग अलग जंतु, नर अलग जंतु और मादा अलग जंतु रहेगा तो उसे हम बाह्य प्रजनन, इस तरह चीज लिखल है। तो जब एक ही नस्ल वाले दो जंतुओं को आपस में बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग अंतः प्रजनन करते हैं। याद हो जाएगा, जब एक ही नस्ल के दो जंतुओं के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे अंतः प्रजनन कहा जाता है। अब देखिए बाह्य प्रजनन किसे कहते हैं? अंतः प्रजनन के द्वारा पालतू जानवरों की संख्या में क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। जैसे साहीवाल, इसकी संख्या में वृद्धि की जा रही है तो अंतः प्रजनन। अब आइए हम लोग समझते हैं बाह्य प्रजनन किसे कहते हैं। देखिए बाह्य प्रजनन का मतलब समझिए, जब दो भिन्न नस्ल वाले जंतुओं को जो है से आपस में क्रॉस कराया जाता है, आपस में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रजनन के द्वारा जो है से क्या किया जाता है, यहाँ ऊपर कर देते हैं, इस प्रजनन के द्वारा जंतुओं संतान अपने जनक से बहुत शक्तिशाली होता है। यानी अगर आप अलग जाति नस्ल के मेल और अलग नस्ल के फीमेल के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इसके द्वारा जो जंतु प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। जैसे देखिएगा, अगर हम कहते हैं यहाँ पर नर गधा है और मादा घोड़ा है और इसको जब आपस में क्रॉस कराया जाता है यानी निषेचन की क्रिया कराया जाता है तो इससे जो प्राप्त होता है वो होता है खच्चर। और ये खच्चर जो होता है वो नर गधा से और घोड़ा दोनों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है दोस्तों, दोनों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य प्रजनन। जब घोड़ा में ही कराया जाएगा फर्टिलाइजेशन तो अंतः प्रजनन। और जब देखिए एक अलग नस्ल है, नर गधा है और मादा घोड़ा है और इससे रिएक्शन कराया गया तो खच्चर का जन्म हुआ, तो ये जो है से आप लोग कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डेयरी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? डेयरी प्रबंधन मतलब दूध का, आप कैसे आप दूध के निर्माण में वृद्धि करेंगे और उसके उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं डेयरी प्रबंधन। इसमें फैक्ट्स का एग्जाम भी होता है इलेक्शन में। दूध के उत्पादन का प्रबंधन तथा दूध से संबंधित उत्पादों का निर्माण करना ही डेयरी प्रबंधन कहलाता है। मतलब समझिए, हम दूध का उत्पादन कैसे तेजी करेंगे और जब दूध का उत्पादन हो जाएगा तो उससे हम क्या क्या चीज बनाएंगे, क्या क्या उत्पादन करेंगे, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेयरी प्रबंधन। यानी दूध को प्राप्त करना ज्यादा मात्रा में और उसका उपयोग भी करना, उसको सही जगह उपयोग कर लेना ही डेयरी प्रबंधन का मतलब निर्माण होता है। यह चीज को लिख दिए हैं क्या, कि दूध के उत्पादन का प्रबंधन तथा दूध से संबंधित उत्पादों का निर्माण करना ही डेयरी प्रबंधन कहलाता है। आइए डेयरी प्रबंधन के लाभ क्या क्या है, तो देखिए डेयरी प्रबंधन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, पनीर बनाया जाता है, खोआ बनाया जाता है, किसके द्वारा, तो दूध को आप जब रखते हैं तो दूधे के द्वारा ना बनता है पनीर या खोआ। दूसरा, घी भी बनाया जाता है इसके द्वारा। लस्सी भी जो आप पीते हैं उसको भी जो है दूध के द्वारा बनाया जाता है। मिठाई हो गया, इसी का उत्पादन होता है। और दूध का प्रबंधन करना, ये सब क्या है, दूध डेयरी प्रबंधन के लाभ है। कि पनीर बना लेते हैं, खोआ बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, लस्सी बना लेते हैं, मिठाई हो गया, चाहे दूध का प्रबंधन कर लेते हैं, ये सब इसका क्या है। अब आइए दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग को समझना है, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं। देखिए, मुर्गियों का व्यवस्था तथा अंडा के उत्पादन को मुर्गी पालन कहा जाता है। यानी मुर्गी को कैसे व्यवस्थित रखना है और उसके अंडा का उत्पादन करना है, तो इस चीज को कहा जाता है मुर्गी पालन, या इसी को कहा जाता है कुक्कुट पालन। मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन, इसी दोनों के एक नाम कहते हैं। तो आप लोग घबरा न जाइएगा कि दोनों अलग है, दोनों सेम चीज है। कि मुर्गियों का हम कैसे व्यवस्था करेंगे और कैसे उसके अंडा में उत्पादन करेंगे, इसी के जब हम उत्पादन को अध्ययन करेंगे तो इसी को हम लोग कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन कहा जाता है। देखिए, अंडा के उत्पादन के अत्यधिक वृद्धि को सिल्वर क्रांति कहा जाता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कहें कि जब अंडा के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर
क्रांति। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। भारत में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन करने वाला जो है से राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मुर्गी के उन्नत नस्ल। मुर्गी के कौन कौन से जो है सो उन्नत नस्ल है जो सबसे ज्यादा अंडा देते हैं? तो चटगांव जो है, चटगांव जो है से मुर्गी के उन्नत नस्ल है। धूसस जो है मुर्गी के उन्नत नस्ल है। सील जो है ये, और टर्की, ये सब क्या है? मुर्गी के उन्नत नस्ल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुर्गियों से संबंधित निम्नलिखित लाभ। मुर्गी से क्या क्या लाभ होता है आप बताइए? तो मुर्गी से आपको अंडा मिलता है, मुर्गी से मांस मिलता है, मुर्गी के पंख पंख मिलता है, और मुर्गी से खाद जो आप लोग बीट कहते हैं वो भी मिलता है। तो मुर्गी से बहुत सारा फायदा है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, पंख मिलता है। पंख का उस शोभा बढ़ाने में, सजावटी में किया जाता है इसका उपयोग। तो पंख मिलता है, और खाद्य पदार्थ यानी खाद उस मिलता है जो उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? मुर्गियों में होने वाले निम्नलिखित बीमारियां। मुर्गी में बहुत सारा बीमारी होता है, आप लोग जानते हो गर्मी के दिन में 50 रुपये 10 रुपये केजी मुर्गी हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा बीमारी भी होता है। पहला बीमारी है रानी खेती। तो अभी बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रानी खेती किसमें होता है? तो मुर्गियों में होता है। या मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन है? रानी। बर्ड फ्लू हो गया, ये भी मुर्गियों में होता है। स्मॉट हो गया, ये भी क्या है? मुर्गी में। तो आप याद रखिएगा, रानी खेती, बर्ड फ्लू और स्मॉट, ये सब क्या होता है? मुर्गियों में होने वाला यह बीमारी है। अगला देखिएगा, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन तो आप लोग जानते हैं, एपी कल्चर जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में। मधुमक्खी पालन क्या समझिए। देखिए, मधुमक्खी के रख रखाव, आप लोग जानते हैं मधुमक्खी कैसे रखता है, तथा शहद का निर्माण करना, शहद का उत्पादन करने को ही मधुमक्खी का पालन कहा जाता है। यानी मधुमक्खी का रख रखाव भी करना है और उससे शहद का भी उत्पादन करना है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या? मधुमक्खी पालन कहा जाता है। यह कृषि का भाग होता है। मधुमक्खी पालन किसका भाग है? कृषि का भाग। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मधुमक्खी बनता कैसे। देखिए, मधुमक्खी 3 प्रकार के का होता है। एक होता है रानी मधुमक्खी, एक होता है ड्रोन या सेविका मधुमक्खी, और एक होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं, याद रखिएगा। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो एक होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है ड्रोन मधुमक्खी, या इसी को हम सेविका मधुमक्खी कहते हैं, और तीसरा होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो आइए हम लोग समझते हैं सबका काम क्या क्या है। देखिए, रानी मधुमक्खी का काम समझिए क्या होता है। तो रानी मधुमक्खी का काम होता है दोस्तों, मादा मधुमक्खी को हम लोग क्या कहते हैं? रानी मधुमक्खी कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या करता है? यह अंडा देने का काम करता है, ठीक है। तो रानी मधुमक्खी का सिर्फ यही काम होता है, क्या होता है? वो अंडा को देती है और संतान को उत्पन्न करती है। ड्रोन मधुमक्खी या इसी को हम लोग कहते हैं सेविका मधुमक्खी। तो नर मधुमक्खी को ही ड्रोन मधुमक्खी या सेविका मधुमक्खी कहते हैं। यानी पूरा जो है से मैनेजमेंट को जो पुरुष ना करता है, तो मैनेजमेंट को करने का काम कौन करता है? ड्रोन या सेविका मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम क्या है? तो केवल वह संतान का जन्म देती है या अंडा का निर्माण करती है। अगला देखिएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी समझते हैं। देखिए, कार्यकर्ता मधुमक्खी किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन मधुमक्खी को कार्यकर्ता मधुमक्खी कहा जाता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी कहा जाता है। यह शहद का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है दोस्तों? तो शहद का निर्माण करता है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन मधुमक्खी को ही कार्यकर्ता मधुमक्खी कहा जाता है, और यह शहद का निर्माण करता है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में मधुमक्खी का 4 प्रजाति होते हैं। भारत में मधुमक्खी के कितने प्रजाति होते हैं? तो 4 प्रजाति होते हैं। पहला कौन कौन है? तो आप याद रखिएगा, एपीस इंडिका। अब सब इधर एपीसे होगा इंडिया से। इंडिका याद रखिएगा, डॉरसटा याद रखिएगा, फ्लोरिया, फ्लोरिया इसी का प्रजाति है, और मेलीफेरा ये भी इसी का प्रजाति। आप ज्यादा याद रखिएगा इंडिका, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया। तो आइए सबको बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। एपीस इंडिका, ये क्या है? मधुमक्खी। मधुमक्खी के सबसे समान प्रजाति जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एपीस इंडिका कहा जाता है, ठीक है। सबसे समान प्रजाति। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मधुमक्खी के समान प्रजाति किसे कहा जाता है? एपीस इंडिका को कहा जाता है। अगला देखिएगा, एपीस डॉरसटा क्या है? एपीस डॉरसटा क्या है? तो आप याद रखिएगा, मधुमक्खी की वैसी प्रजाति जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है, पर्वत क्षेत्र में पाया जाएगा और सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एपीस डॉरसटा कहते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। एपीस डॉरसटा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी का वैसा प्रजाति
जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एपिस डोरसाटा कहा जाता है। ठीक है, इसे रॉक हनी भी कहा जाता है, रॉक हनी बी भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, रॉक हनी बी किसे कहते हैं? एपिस डोरसाटा को कहा जाता है। अगला देखिएगा, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी के सबसे छोटा प्रजाति को एपिस फ्लोरिया कहा जाता है। जो सबसे छोटा प्रजाति, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे छोटा प्रजाति किसे कहा जाता है? तो एपिस फ्लोरिया को कहा जाता है। अगला देखिएगा, एपिस मेलिफेरा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी का प्रजाति जो इटली में से आया है ना, मधुमक्खी का वैसा प्रजाति जो कहाँ से आया है? इटली से आया है, उसी को एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। ये सब भारत में पाया जाता है, लेकिन आया कहाँ से? इटली से आया। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन मधुमक्खी है जो इटली से आया है, तो आप याद रखिएगा एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। अगला देखिएगा, मधुमक्खी का उपयोग। मधुमक्खी का उपयोग क्या है? ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि मधुमक्खी का उपयोग क्या है। पहला उपयोग क्या है? परागन में। आप लोग जानते हैं कि फूल से पौधा में फूल बनता है, फल बनता है, किसके कारण? मधुमक्खी जब तक ला ना जाए, परागन की क्रिया नहीं करे, तब तक बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो है से परागन में यानी पॉलिनेशन में जो है से मधुमक्खी का उपयोग होता है। समझिए क्या होता है, परागकण की क्रिया में सबसे अधिक जो है से मधुमक्खी भूमिका निभाती है। परागकण तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि परागकण को एक पौधा, जैसे ये पौधा है और एक ही पौधा है, तो इसका परागकण जब मधुमक्खी यहाँ पर बैठा और इसके स्टिग्मा पर चला गया, या इसका परागकण लेके इसके पे चला आया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और परागन में सबसे ज्यादा जो है भूमिका कौन निभाता है? तो वो निभाता है मधुमक्खी। अगला देखिएगा, देखिए डिटॉक्सिन, मतलब जो भी टॉक्सिन सब होते हैं, दवा वो सब बनाने में इसका उपयोग। मधुमक्खी की के विष को टॉक्सिन कहा जाता है और इसकी सहायता से दवा का निर्माण किया जाता है। टॉक्सिन से किसका निर्माण किया जाता है? तो डिटॉक्सिन से जो है से दवा का निर्माण किया जाता है। तो आप ये समझिए कि दवा का निर्माण नहीं किया जाता है। अगला, शहद के निर्माण में भी जो है फॉर्मेशन ऑफ हनी, शहद के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, परागन में किया जाता है, डिटॉक्सिन में किया जाता है और शहद के निर्माण में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मधुमक्खी मधुमक्खी का उपयोग शहद बनाने में किया जाता है। ये बात जानते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व जो है से क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला उपयोग क्या है, मोमबत्ती के बनाने में जो है से मधुमक्खी के छत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी के छत्ता से ही मोमबत्ती बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौंदर्य क्रीम। सौंदर्य क्रीम मतलब जो भी आप देखते होंगे फीमेल सब जो क्रीम लगाती है, वो मधुमक्खी के जो है से, मधुमक्खी के जो उल्टी किया हुआ रहता है उससे लोग जो है से बनाते हैं क्रीम। ठीक है, आप लोग अगर फीमेल देख रहे हैं, कोई लड़की देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, इसमें कोई शौक नहीं है। मधुमक्खी सौंदर्य जो है से, दोस्तों लग रहा है कि बैटरी खत्म हो जाएगा, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी कर लेते। देखिए मधुमक्खी सौंदर्य बनाने, मधुमक्खी का उपयोग अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब जो वो उत्सर्जित करता है, से सौंदर्य का क्रीम बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट से आप क्या समझते हैं? वैसा कीट जिसके सहायता से रेशम तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेशम कीट कहते हैं। रेशम जो है से 4 प्रकार के होते हैं। रेशम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिल्क होता है, और एक होता है च्वाइनेन सिल्क, और ईरा सिल्क होता है, और टिश्यू सिल्क होता है। सबका मतलब आगे लिखल होगा। रेशम का उपयोग, रेशम का उपयोग क्या है? तो कपड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आटा मिल के चलनी बनाने में जो है से रेशम का प्रयोग किया जाता है। जो आता है चलनी देखते हैं ना, उसको रेशम से ही किया जाता है। कंप्यूटर के कैबिनेट बनाने में, जो कंप्यूटर में जो कैबिनेट देखते हैं, उसको बनाने में भी रेशम का प्रयोग किया जाता है। पैरासूट जो आप लोग देखते हैं जो डोरी बना रहता है, तो पैरासूट का जो डोरी बनता है वो भी रेशम का बना रहता है। ठीक है, और आप लोग ना रेशम के धार भैया पढ़े ना रक्षाबंधन, वो उसको भी तो रेशम का बनाया जाता है। आगे समझिए, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीट का रख रखाव और तथा रेशम के उत्पादन का को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। मतलब रेशम का उत्पादन करना, और रेशम जो जीव से उत्पादित किया जाता है उसका रख रखाव करना और रेशम में उत्पादन करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो सीधे याद रखिएगा, रेशम के उत्पादन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन समझिए क्या है? मत्स्य पालन मछली के प्रबंधन, मतलब प्रबंधन मतलब रख रखाव, उत्पादन और मार्केटिंग, ये सभी है। मतलब मछली का हम प्रबंधन भी कर लिए कि कैसे कैसे उसको जिंदा रखना है, उत्पादन भी कर लिए
और प्लस में मार्केटिंग कर लिए, तो इसी के अध्ययन को ही हम लोग मत्स्य पालन कहा जाता है। मत्स्य पालन मतलब मछली के उत्पादन, प्रबंधन और मार्केटिंग कर लिए, उसे फायदा हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं मत्स्य पालन यानी मछली पालन कहा जाता है। मछली के उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन की क्रिया को नीली क्रांति कहा जाता है। अगर मछली ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो गया तो उसे कौन क्रांति कहा जाता है? नीली क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य पालन के दो प्रकार होता है। मत्स्य पालन के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है स्वच्छ जलीय मत्स्य पालन और एक होता है समुद्री मत्स्य पालन। मतलब मत्स्य दो प्रकार के जल में किया जाता है, एक स्वच्छ जल में किया जाता है और एक समुद्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, स्वच्छ जलीय किससे आप क्या समझते हैं? तो वैसा मत्स्य पालन जो स्वच्छ जल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? स्वच्छ जल में किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वच्छ जलीय मत्स्य पालन कहते हैं, जो स्वच्छ जल में किया जाएगा। इस प्रकार के मत्स्य पालन नदी हो गया, पोखर हो गया, झरना हो गया तथा नली में भी किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वच्छ जलीय। ठीक है, और जैसे इसमें कौन कौन होता है? कतला हो गया, रोहू हो गया, मांगुर हो गया, ये सब किस में होता है? तो स्वच्छ जलीय मत्स्य पालन में होता है। आइए हम लोग समझते हैं समुद्री पालन। समुद्री मत्स्य पालन समझिए क्या है? वैसा मत्स्य पालन जो समुद्र के जल में किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं समुद्री मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सार्डीन हो गया, डॉल्फिन हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है, सार्डीन, डॉल्फिन इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली का निम्नलिखित उपयोग होता है। मछली का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, मछली का उपयोग जो है से भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो भोजन के निर्माण में मछली का उपयोग किया जाता है, और मछली में सबसे अधिक क्या होता है? तो प्रोटीन होता है और क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है? तो मछली का उपयोग जो है से तेल बनाने में किया जाता है। मछली का तेल भी बनता है और इसमें विटामिन की मात्रा सबसे क्या होता है? अधिक होता है। विटामिन ई सबसे अधिक होता है, जो जनन क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली का उपयोग। और मछली का उपयोग जो है से दवा बनाने में भी किया जाता है। अगला देखिएगा, मछली जो है से ब्लू शार्क के उपयोग से कथी है? लेदर जो होता है, लेदर बनाने में किया जाता है। लेदर बहुत सारा बड़ा बड़ा जो लेदर मछली के चमड़ा से भी बनाया जाता है। अगला देखिएगा, मछली का उपयोग घर तथा ऑफिस को सजाने में किया जाता है। देखिए बड़ा बड़ा ऑफिस में आप लोग देखते हैं कतली मछली रहता है, और उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अच्छा लगता है, शुभ माना जाता है, तो सजाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली का उपयोग जो है से खाद्य पदार्थ के बनाने में भी किया जाता है, यानी खाद्य को बनाने में भी क्या किया जाता है? किया जाता है। अगला देखिएगा, मछली का उपयोग रोजगार बढ़ाने में किया जाता है। अगर मछली हम पालन करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो मछली का जो है से उपयोग रोजगार बढ़ाने में भी किया जाता है। अगला देखिएगा, केतला और रोहू किस प्रकार के मछली है? तो आप याद रखिएगा, स्वच्छ जलीय मछली। अब आइए अगला